नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कल बुधवार को किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई। इसकी पुष्टि किसानों के साथ साथ एक सरकारी डॉक्टर द्वारा की गई। खनौरी बॉर्डर पर हुई युवक की मौत को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि युवा किसान शंभूकरण सिंह की फायरिंग में मौत की खबर हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछली बार मोदी का अहंकार 700 से अधिक किसानों का बलिदान लेकर ही माना था और अब वो फिर से उनकी जान का दुश्मन बन गया है। मित्र मीडिया के पीछे छिपी भाजपा से एक दिन इतिहास किसानों की हत्या का हिसाब जरूर मांगेगा। वहीं हरियाणा पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि किसान आंदोलन में किसी भी किसान की मौत नहीं हुई है, यह मात्र एक अफवाह है। खनौरी बॉर्डर पर हुई एक किसान की मौत के बाद आंदोलनरत किसानों ने 2 दिनों के लिए दिल्ली चलो मार्च रोक दिया है। कल बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी देते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार नोट कर ले कि ये मोर्चा रुकने वाला नहीं है। खनौरी वाली सारी घटना का जायजा लेकर अगली रणनीति 2 दिनों में स्पष्ट करेंगे। दिल्ली कूच पर 2 दिनों तक रोक रहेगी और उसके बाद फैसला लेंगे। युवा किसान की मौत पर संयुक्त किसान मोर्चा ने शोक जताते हुए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। एसकेएम ने आरोप लगाया कि वर्तमान संकट और एक शख्स की मौत के लिए जिम्मेदार सिर्फ मोदी सरकार है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा कि हरियाणा पंजाब सीमा पर पुलिस के क्रूरतापूर्ण दमन और गोलीबारी में बठिंडा जिले के बालोग गांव के किसान शुभकरण सिंह की हत्या का हम कड़ा विरोध करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों के दमन में लगभग 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह किसान परिवारों की रोजी रोटी कमाने वालों पर क्रूर हमला है। ये किसान प्रधानमंत्री के किए गए वादों को पूरा कराने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एसकेएम ने कहा कि 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हुए समझौते को लागू करने में फेल रहे प्रधानमंत्री और उनके मंत्री वर्तमान संकट और किसान की मौत के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। जारी किसान आंदोलन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल कल बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की एक बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया कि 2024-25 के लिए गन्ने का उचित मूल्य और लाभकारी मूल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल होगा। यानी कि गन्ने की वर्तमान एफआरपी में सरकार ने 8% का इजाफा किया है। ये नई एफआरपी 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा किसानों के मुद्दों को महत्व दिया है और भारत में गन्ने पर किसानों को अन्य देशों की तुलना में उनकी फसल पर सबसे ज्यादा दाम मिलता है। ये नई एफआरपी गन्ना किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि रिकवरी में हर 0.1% की वृद्धि के साथ किसानों को 3.32 रुपए की अतिरिक्त कीमत मिलेगी। वहीं रिकवरी में 0.1% की कमी पर इतने रुपए काट लिए जाएंगे। हालांकि 315.10 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम कीमत है, जो कि मिलेगी ही, और न्यूनतम रिकवरी रेट 9.5% है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच शरद पवार ने किसानों की आत्महत्या के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि आज अखबार और टीवी चैनल विज्ञापनों से भरे हैं। इनमें प्रधानमंत्री मोदी किसानों को उनकी उपज के लिए अच्छी कीमत और बाजार जैसी विभिन्न गारंटियों की पेशकश करते नजर आते हैं। पवार ने कहा कि एक तरफ मोदी की गारंटी है, लेकिन दूसरी तरफ किसान बढ़ते कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। यदि इनपुट लागत अधिक है तो उत्पादन कम है, तो ऐसे में किसान कर्ज में डूब जाते हैं और जब वे कर्ज नहीं चुका पाते तो किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। वर्तमान में पूरे देश में ऐसा ही माहौल व्याप्त है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा नेता डिम्पल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही चाह रही थी कि गठबंधन हो, लेकिन थोड़ी देरी हुई क्योंकि बीजेपी हमारे सामने खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बधाई देना चाहती हूं कि गठबंधन आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे और लोगों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि युवा, महिलाएं, किसान और जवान रूपी हमारे 4 स्तंभ आक्रोशित हैं और दुखी भी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में लोग आपको भाजपा के साथ दिखाई देंगे, लेकिन वोट वो गठबंधन को ही करने जा रहे हैं।
यूपी में गठबंधन के बाद दिल्ली में भी गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत जारी है। इस बीच आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन में हो रही देरी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बहुत डिले हो गया है, ये जल्दी हो जाना चाहिए था। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले 2-3 दिनों में देखते हैं कि क्या होगा। उनसे जब पूछा गया कि क्या कल गठबंधन को लेकर घोषणा होगी, तो इस पर केजरीवाल ने कहा कि पता नहीं। उत्तर प्रदेश में हुए सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM ने गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में पूरी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की शरण में चली गई है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोटों को लेकर किसी मुगालते में ना रहें। मुसलमान न बेवकूफ़ है और न ही इन दलों का गुलाम है। मुसलमान खुद ही है तय करेगा कि उसे क्या करना है। पार्टी प्रवक्ता ने आगे कहा कि मुसलमानों के भरोसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नैया कतई पार नहीं होगी। मुसलमान अब बेवकूफ़ नहीं बनेगा। सपा और कांग्रेस में वह ताकत नहीं है कि वह बीजेपी को हरा सके। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कल बुधवार को जानकारी दी कि आयकर विभाग ने बैंकों को पार्टी के 3 अकाउंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI से 65 करोड़ रुपए से अधिक सरकार को ट्रांसफर करवाने के निर्देश दिए हैं। इनमें से 5 करोड़ रुपए इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI के बैंक खाते से लिए गए हैं और बाकी 60.25 करोड़ रुपए इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते से। अजय माकन ने आगे सवाल करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय राजनीति पार्टियों के लिए इनकम टैक्स भरना जरूरी नहीं है और बीजेपी भी कोई इनकम टैक्स नहीं भरती है, तो फिर कांग्रेस से ये 210 करोड़ रुपए की मांग क्यों? कांग्रेस नेता ने बताया कि इनकम टैक्स अपीलीट ट्राइब्यूनल में इस मामले पर आज कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है और इसकी सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि जिस चंदे पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI के क्राउड फंडिंग अभियानों सहित कई जमीनी प्रयासों के बाद जुटाया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले YSR कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी सांसद वेमी रेड्डी प्रभाकर रेड्डी ने कल बुधवार को पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को लिखे पत्र में उन्होंने इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत कारण बताया है। वहीं अब इसके बाद कहा जा रहा है कि वह तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इसी कड़ी में पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी को घेरते हुए दिल्ली विधानसभा में कहा कि आज पूरे देश ने बीजेपी को बेनकाब करके साफ साफ मैसेज दे दिया कि बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है बल्कि चुनाव चोरी करती है। केजरीवाल ने आगे CJI को भगवान कहते हुए कहा कि हम लोग अदालतों को मंदिर की तरह मानते हैं, इसलिए न्यायाधीश जब अपनी कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाते हैं तो कहा जाता है कि एक तरह से भगवान फैसला सुना रहे हैं। लेकिन कल जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटा वो इससे ज़्यादा ही कुछ पड़ा था। ऐसा लगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मौजूद थे। ऐसा लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जुबान पर भगवान बैठे थे। हम इस सदन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में 2 मिसाइलों के गिरने से कम 60 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सैनिक रूस के कब्जे वाले हिस्से के ट्रेनिंग सेंटर में अपने सीनियर कमांडर ओलेग मोइसेव के आने का इंतजार कर रहे थे। हमले की पुष्टि इलाके के गवर्नर द्वारा की गई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हमले से संबंधित मीडिया रिपोर्टों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया बताया है। अधिकारी ने हमले से प्रभावितों की वास्तविक संख्या न बताते हुए कहा कि सटीक जानकारी इस हमले से प्रभावित सैनिकों के परिवार को दी जाएगी। वहीं इस घटना की वीडियो फुटेज में बड़ी संख्या में मृत लोग दिख रहे हैं। स्टॉक मार्केट आज गुरुवार 21 फरवरी को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 22,000 के पास कारोबार कर रहा है तो वहीं सेंसेक्स 72,600 पर आ गया है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 434 अंक ऊपर 72,623 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी 65 अंक गिरकर 46,953 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।